नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। बांग्लादेश उस राह पर निकल चुका है जहां उसने अपनी तबाही की पूरी तैयारी करके रखी है। पाकिस्तान से दोस्ती, हिंदुस्तान से टकरार के बीच बांग्लादेश पाकिस्तान पार्ट 2 तो बनने जा ही रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसका हश्र क्या होने वाला है। कहने को तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का राज है, लेकिन यूनुस तो सिर्फ कठपुतली मात्र है। उनकी डोर तो कट्टरपंथियों के हाथों में है। बांग्लादेश कट्टरता के नए रंग में रंगता जा रहा है, तालिबान बनता जा रहा है, जिसमें हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो अब महिलाओं पर भी बांग्लादेश में जुल्म ढाया जा रहा है। कैसे, पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सत्ता बदली, निजाम बदला और अब ये वो बांग्लादेश नहीं रहा जो कभी शेख हसीना के दौर में हुआ करता था, क्योंकि अब इस बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज है। मोहम्मद यूनुस इन कट्टरपंथियों के सामने पंगु हो चुके हैं, पूरी तरह से घुटने पर आ चुके हैं और अब वो दौर आ गया है कि बांग्लादेश कट्टरपंथी आग में झुलस रहा है। बांग्लादेश में यूनुस राज आने के बाद से हिंदुओं पर हमले तो लगातार जारी थे ही, लेकिन अब बांग्लादेश में महिलाओं के अधिकारों पर भी हमला हो रहा है। बांग्लादेश में पहले एक एक्ट्रेस का कार्यक्रम कट्टरपंथियों ने रद्द करा दिया, तो अब बांग्लादेश में महिलाओं का फुटबॉल खेलना इस्लाम विरोधी हो गया। कट्टरपंथियों ने महिला फुटबॉल मैच रद्द कर दिया। जयपुर हाट के तिलकपुर रेलवे स्टेशन के पास मदरसा छात्रों सहित सैकड़ों कट्टरपंथी लोग फुटबॉल मैदान पर पहुंचे। यहां इन कट्टरपंथियों ने जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद मैच को रद्द करना पड़ा। बांग्लादेश अब तालिबान की राह पर निकल पड़ा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो तालिबान अभी तक कट्टरपंथी देशों के लिए नजीर हुआ करता था, वहां महिलाओं को लेकर फिजा अब बदल रही है। अफगानिस्तान में साल 2021 में तालिबान का शासन वापस आया तो महिलाओं के किसी भी खेल में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब तालिबान में वक्त बदल रहा है। अफगानिस्तान की महिला टीम ने नवंबर 2021 में आखिर मैच खेला था। इसके बाद टीम भंग कर दी गई, लेकिन अब 3 साल बाद अफगानिस्तान महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला मैच खेला। बांग्लादेश लगातार उसी राह पर चल रहा है जहां पर उसकी बर्बादी तय है। यूनुस सिर्फ वही कर रहे हैं जो कट्टरपंथी उनसे करा रहे हैं। बांग्लादेश का भविष्य फिलहाल अंधेरे में दिखाई देता है और इतना तय है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तालिबान की जगह बांग्लादेश का नाम कट्टरता में सबसे ऊपर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने महिलाओं का जीना दुर्भर कर दिया है। हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं के फुटबॉल खेलने पर अब कट्टरपंथियों को आपत्ति होने लगी है। मैच रद्द करा रहे हैं, टूर्नामेंट रद्द करा रहे हैं और इसे इस्लाम विरोधी बता रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ इसके अलावा एक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, शबनम खान, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। बांग्लादेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, चाहे हिंदुओं पर अत्याचार की बात हो, अब महिलाओं को लेकर एक नए नए फरमान जारी हो रहे हैं। पहले इसके ठीक अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो एक अभिनेत्री जब एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने जा रही थी तो कट्टरपंथियों ने उस प्रोग्राम को रद्द करा दिया। अब ये कहते हैं कि बांग्लादेश में अगर महिलाएं फुटबॉल खेलेंगी तो ये इस्लाम विरोधी हो जाएगा। देखिए, आज के युग में खासकर स्त्री पुरुष को जब तक समान नहीं समझा जाएगा तो वहां पर विकास नहीं होगा। इसके कारण जो भी जिन देशों में स्त्री पुरुष समान है वहां पर विकास हुआ है। इसके उदाहरण है, आप अमेरिका देखिए, विकसित देशों में है, जितने भी पश्चिम देश हैं सब विकसित हैं। और हमारा भारतवर्ष देखिए, हालांकि हम शुरू में गरीबी की लिस्ट में थे, उसको अब विकासशील देशों में नाम आया, अब हमारा नाम विकसित देशों में आ गया है। तो इसलिए क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका आधा भाग महिला है, जब तक महिलाओं को भी समान अधिकार नहीं मिलेंगे, यदि वो सबके साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं कुछ करेंगे तो उससे देश का विकास पूरी तरह से नहीं होगा और संकीर्णता बढ़ती चली जाएगी, नैरो माइंडेडनेस बढ़ती चली जाएगी, जिससे कि जैसा कि हालात पाकिस्तान में हुए हैं
ईरान में हुए हैं, और आज अफगानिस्तान भी कुछ हद तक अपने विकास के रास्ते पर आ रहा है, मगर जहां भी इस तरह की कट्टरपंथी सोच अपनाई गई है वहां पर विकास रुक गया है। लेकिन कट्टरपंथी सोच के पीछे मकसद क्या होता है? महिलाओं का फुटबॉल ना खेलने देना, क्या महिलाओं को केवल चार दीवारी तक सीमित रहना ही कट्टरपंथियों की सोच होती है? और ये किस जमाने में लेके जाना चाहते हैं मुल्क को? कट्टरपंथियों का उद्देश्य अपना कट्टरपंथ दिखा करके सत्ता पर कब्जा करना होता है, क्योंकि सीधे सीधे उनको कोई कब्जा नहीं करने देगा। इस तरह से अपने स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह सुना करके, अपनी शक्ति दिखा करके, अपना हिंसा का माहौल दिखा करके वो सत्ता पर कब्जा करते हैं, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ है। और पाकिस्तान में भी 1947 से ही इस्लामिक कट्टरपंथ का कब्जा रहा है, जिसके कारण आज पाकिस्तान सब कुछ अच्छे रिसोर्सेज होते हुए वहां पर आज पाकिस्तान एक पिछड़े देश की श्रेणी में आने वाला है, जहां पर कि आम आदमी को खाना तक नसीब नहीं हो रहा है। जबकि एक समय पाकिस्तान के पास बंटवारे के समय सबसे बढ़िया जमीन दी गई थी, प्राकृतिक संसाधनों वाले जगह दी गई थी, मगर आज पाकिस्तान सब कुछ होते हुए भी बर्बादी के कगार पर चल रहा है। इसीलिए कट्टरपंथी सोच के कारण विकास नहीं हो सकता, और यही अब बांग्लादेश का हालत शुरू हो गई है, और ये भी बांग्लादेश भी उसी हालत में पहुंच जाएगा जिसमें पाकिस्तान है। बांग्लादेश जिस तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है या फिर मदद ले रहा है, पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट जिस तरह से बांग्लादेश में जा रहे हैं, सीधी फ्लाइट पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश से शुरू की जा रही है, बांग्लादेश के सरकारी कामकाज में या शासन में जिस तरह से पाकिस्तान की दखल सीधे तौर पर बढ़ रही है, उससे आप बांग्लादेश का भविष्य किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, ये काफी लंबी प्लानिंग चली है। पाकिस्तान की आईएसआई ने ये पूरा प्लान करके बांग्लादेश में प्रवेश किया है, और उन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथ का बहाना लिया है, क्योंकि इसी प्रकार से वो हमारे देश में जगह जगह आईएसआई जो थी एक परोक्ष युद्ध के रूप में इस तरह के सांप्रदायिक दंगे कराना और इस तरह के शाहीन बाग जैसे धरने प्रदर्शन कराना, ये सब आईएसआई की प्लान ट्रिक्स है जो कि उन्होंने बांग्लादेश में चलाई है। और इसी के द्वारा उन्होंने देखा कि एक मुस्लिम देश में इस्लामिक कट्टरपंथ फैला करके ही सत्ता पर कब्जा किया जा सकता है। पाकिस्तान में इसके कारण 1947 में इन्होंने कब्जा किया, अपने आजादी के फौरन बाद ये सेना के द्वारा उसमें आने लगे सत्ता में, और इसके कारण पाकिस्तान आतंकवाद का सप्लायर बन गया। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने अपने सारे मदरसों में आतंकवादी पैदा करने शुरू कर दिए और उनको अफगानिस्तान में भेजा रूसी सेना के खिलाफ। वो रूसी सेना चली गई, मगर इस वक्त वो जो तैयार किए थे आतंकवादी, वो देश में बर्बादी कर रहे हैं। इसी प्रकार से बांग्लादेश में अब उन्होंने सत्ता तो ले ली है, मगर सत्ता को लेने वाले जो हैं बाद में अपना हक मांगेंगे, और इस तरह से पाकिस्तान में चारों तरफ कट्टरपंथ फैलेगा। अगर ये कट्टरपंथ फैलता है, चूंकि हम जानते हैं कि बांग्लादेश कपड़ों का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है और खासकर सबसे ज्यादा वो एक्सपोर्ट करता है तो यूएस कंट्री को करता है, आने वाले समय में इस कट्टरपंथ का व्यापार पर भी असर पड़ना तय है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आज ऐसे कट्टरपंथी देशों से कोई भी विदेशी जो शासन है उनसे डीलिंग नहीं करना चाहता। आज पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, पाकिस्तान के गुड्स को भी लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि कट्टरपंथ को सब ये समझते हैं कि ये विकास के लिए नहीं है। 90 के दशक में जब पूरी दुनिया में विकास चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान ने उस विकास की जो आंधी चल रही थी 90 के दशक में, उसका कोई फायदा नहीं उठाया। ये केवल अपने सीमित दायरे में सोचते रहे और आतंकवादी तैयार करते रहे, उन्हें रूसी सेनाओं के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजते रहे, और इन्होंने विकास की तरफ कोई नहीं सोचा। आज औद्योगिक तरीके से पाकिस्तान बिल्कुल पिछड़ा हुआ देश है, इसलिए इसमें पड़ के चक्कर में बांग्लादेश भी आज उसी श्रेणी में पहुंचने वाला है। बांग्लादेश उसी श्रेणी में पहुंचने वाला है, लेकिन क्या बांग्लादेश के हुक्मरानों को पाकिस्तान के हालात नहीं दिखते हैं क्या, रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी? क्योंकि जिस तरह से अगर हम बलूचिस्तान की बात कर लें या फिर टीटीपी की बात करें, टीटीपी जिस तरह से पाकिस्तान में समय समय पर हमले कर रहा है, अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान लड़ रहा है, पाकिस्तान बिखरने के कगार पर है, पाकिस्तान टूटने के कगार पर है। कई बार यह भी तो होता है ना कि हम दूसरों की गलतियों को देखकर सीखते हैं। क्या बांग्लादेश की हुकूमत या बांग्लादेश की आवाम पाकिस्तान के हाल को नहीं देख रही है क्या?
देखिए, इसीलिए से अभी वहां पर कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं। ये इंटीरियम गवर्नमेंट है और इस इंटीरियम गवर्नमेंट को कट्टरपंथियों के द्वारा ही प्राप्त किया गया है। तो इसलिए मोहम्मद यूनिस इस कंडीशन में नहीं है कि इन कट्टरपंथियों से वो कुछ कह सकें। अभी जब इलेक्टेड होकर सरकार आएगी बांग्लादेश में, जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर से सरकार आएगी, वो इस तरह के डिसीजन लेगी कि जिससे पाकिस्तान को, बांग्लादेश को दोबारा प्रगति के रास्ते पर डाला जा सके। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि बांग्लादेश में इस समय जो अंदरूनी हालात हैं, हिंदुओं के को लेकर अत्याचार किए जा रहे हैं, दूसरे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे ईसाई हैं चाहे दूसरे जो बचे हुए हैं, उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में गृह युद्ध जैसे हालात बांग्लादेश में हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान आधा ऑलरेडी बांग्लादेश के रूप में बट गया है, अभी पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अलग होने वाला है, सिंध अलग होने वाला है, क्योंकि जो डोमिनेशन करते हैं वो ही सत्ता में उसी एरिया के लिए सत्ता में रहेंगे। बाकी लोग सबके आज के युग में हर एक आदमी को अपना अपना स्थान चाहिए। हर आदमी फ्रीडम चाहता है, हर आदमी विकास का चाहता है। इसलिए वो दिन दूर नहीं है जब बांग्लादेश के भी कितने ही हिस्से होने वाले हैं। लेकिन ऐसे में भारतीय अगर हुकूमत की बात करें, भारतीय सरकार की बात करें, तो क्या हमें वेट एंड वॉच की नीति को अपनाना चाहिए? चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामला है, दूसरा मुल्क है, उसमें हम दखल स्पष्ट तौर पर, सीधे तौर पर दे नहीं सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय हुकूमत की रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, भारतीय जो जैसे जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान के साथ नीति अडॉप्ट की है, उसी प्रकार से बांग्लादेश के साथ अडॉप्ट करना चाहिए। हमें अपने बॉर्डर्स पे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए कि बांग्लादेश का कोई इन्फिल्ट्रेशन हमारे भारत में ना हो। नंबर 2, जितने विकास की योजनाओं में बांग्लादेश में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उससे धीरे धीरे पाकिस्तान को बाहर आना चाहिए। और जिस तरह की हम पाकिस्तान को एड दे रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं उसको, बांग्लादेश को, और तरह तरह की और चीजें सप्लाई कर रहे हैं, उनको हमें उसको बता देना चाहिए कि हम इनको बंद करेंगे, क्योंकि हम आपके विचारों, क्योंकि आपने हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं की है, इसके कारण हम मानवता के आधार पर हम आपका ये चीजें बंद कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह करने से जो ये सख्त आप एक्शन लेंगे तभी जाकर कुछ सुधार वहां होगा। क्या आर्थिक अगर प्रतिबंध अगर भारतीय हुकूमत लगाती है बांग्लादेश पर, तो क्या उसका असर पड़ेगा? पक्का पड़ेगा, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था ही उनकी चौपट हो जाएगी तो किस पे वो इस तरह की हरकतें करेंगे। और अभी सबसे बड़े ये होना चाहिए कि यूएनओ के द्वारा बांग्लादेश को फोर्स करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी वहां पर प्रजातांत्रिक सरकार का गठन हो। प्रॉपर इलेक्शन के द्वारा वहां पर प्रजातांत्रिक सरकार आएगी और वो इस देश के विकास के बारे में, देश के अच्छाई के बारे में वही सोचेगी। लेकिन आप यूएन का जिक्र कर रहे हैं, आपने पिछले कुछ महीनों में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, मैंने तो कोई यूएन की रिपोर्ट देखी नहीं या यूएन की तरफ से कोई स्टेटमेंट देखा नहीं। तो सरकार गठन करने को लेकर, हालांकि वहां पर जो पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि अगस्त के महीने में चुनाव करा लिए जाएं, यूएन की तरफ से आपको लगता है क्या कि भविष्य में कोई दखल दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है, यूएन का उद्देश्य प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस में इसको उठाना चाहिए, जिससे कि वो बांग्लादेश को बताएं कि आप जल्दी जल्दी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को गठन करें। अब ये अगस्त के बोल रहे हैं, हो सकता है इसके बाद इसको भी आगे बढ़ा दें। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन प्रेशर करेगी तो उसके जो अंतरराष्ट्रीय जो एजेंसीज हैं जिनके द्वारा यूनाइटेड नेशंस और देशों को मदद करती है, वो भी सख्त रुख अपनाएंगी। जिस प्रकार पाकिस्तान को आईएमएफ ने ग्रे लिस्ट में डाला है, इसी प्रकार की यदि चेतावनी बांग्लादेश को मिलेगी तो जरूर इलेक्शन करवाएंगे और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को लागू करेंगे। लेकिन ये बताइएगा कि यूएन में मामला लेकर जाएगा कौन? क्या बांग्लादेश की पार्टी, भारत या को जाना चाहिए? भारत जा सकता है? भारत को जाना चाहिए, क्योंकि भारत को जाना चाहिए कि हमारे हिंदू अल्पसंख्यकों को वहां पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ तरह तरह की जाति की जा रही है। इसलिए भारत को मानवता की रक्षा के लिए वहां जाना चाहिए। यूएन तो चाहे तो सो मोटो भी तो ले सकता है, स्वतः संज्ञान ले सकता है इस पूरे मामले में। देखिए, जब यूएनओ का गठन हुआ था तो उसका उद्देश्य यही था कि सुमोटो वो ऐसी चीजों का कॉग्निजेंस लें, ऐसी चीजों का वो लें नोटिस और उस पर एक्शन लें। मगर
आप देखिए, यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, उधर ये हमास और इनका युद्ध चला, यूनाइटेड नेशन ने कोई सुमोटो नोटिस नहीं लिया, वो बस ऑब्जर्व करते रहे, और जब किसी ने पॉइंट उठाया तो उसको टेकअप किया। बाकी कोई इफेक्टिव रोल यूएनओ ने कहीं नहीं किया है। यूएनओ एक तरह से एक साइलेंट स्पेक्टेटर बन गया है, मगर उसको एक्टिवेट करना चाहिए और उसके बारे में उसको ये बात बतानी चाहिए कि इस तरह का जो हो रहा है मानवता का हनन, उसको आप उसको बीच में आए। और बेसिकली यूनाइटेड नेशन का गठन जो हुआ है वो मानवता की रक्षा के लिए हुआ है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। यदि इनकी दोनों को कहीं पे हनन हो रहा है तो यूएनओ को उसमें आना चाहिए। लेकिन आप नहीं देख रहे हैं शिवदान सिंह जी कि हनन तो लगातार हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, तस्वीरें भी आ रहे हैं, वीडियो भी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई दखल नहीं। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि यदि उनको उठाएंगे और इस टॉपिक को उठाएंगे तो वो उसको नोटिस लेना पड़ेगा, नोटिस लेना पड़ेगा। लेकिन एक बार जरा कट्टरपंथियों की सोच की बात कर ले कि आखिर महिलाओं को लेकर इतना ज्यादा कट्टरपंथ क्यों है। हमने अफगानिस्तान में देखा कि वहां बच्चियों को स्कूल जाने से महरूम कर दिया गया। शुरुआत में लड़कियों के साथ हुई जो कॉलेज में जाती थी, बाद में धीरे धीरे ये बच्चियों तक आ गया कि आप उनको शिक्षा से महरूम कर देते हैं, आप उनको उन जरूरतों से महरूम कर देते हैं जिनको आज की तारीख में जो बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ये सोच क्यों आती है, क्यों महिलाओं पर ही जुल्म क्यों? देखिए, इस्लाम के जो नियम कानून हैं उनके द्वारा ये सोच आ रही है। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये इस्लामिक व्यवस्था है जिसको लागू कर रहे हैं और इसके नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं, सब चीजें हैं, तो वो अपने हिसाब से देखें। मगर आज के जमाने में इस व्यवस्था से विकास नहीं होता है, इस व्यवस्था से विकास नहीं होता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस को आप कैसे देखते हैं? क्या मोहम्मद यूनुस केवल कठपुतली बन के रह गए हैं क्या? केवल कठपुतली है क्योंकि उसका कोई भी स्टैंडिंग नहीं थी बांग्लादेश में। इन कट्टरपंथियों ने जब बांग्लादेश में इस तरह सत्ता परिवर्तन कराया तो उनको एक ऐसा कठपुतली चाहिए था जो उनके नाम के लिए शासन में आए और बाकी सारा काम ये कट्टरपंथी करें। इसलिए ये केवल नाम मात्र के लिए हैं, इनके बारे में कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, इस सारा कंट्रोल कट्टरपंथियों के पास है। लेकिन शांति का पुरस्कार इन्हें मिला, नोबेल का पुरस्कार मिला। देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये चीजें पाई जा सकती हैं कि शांति का पुरस्कार उन्होंने ले लिया, मगर अपने देश में जो सत्ता चाहिए उन्होंने, इस सत्ता के लिए वो इस तरह का हरकत नहीं करेंगे, सत्ता के लिए इस तरह का हरकत नहीं करेंगे। कुछ समय पहले आपको ध्यान में होगा एक खबर यह भी आई थी कि बांग्लादेश की जो आर्मी है वो 3 हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही है। पहला हिस्सा जो शेख हसीना के समर्थन में है, दूसरा हिस्सा वो जो इस समय मौजूदा जो पार्टी है उनके समर्थन में है, और तीसरा कट्टरपंथियों के समर्थन में है। 3 अलग अलग हिस्सों में वहां की सेना भी बंटती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो आईएसआई है उसका मूल मंत्र होता है कि इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दो, उसके द्वारा सत्ता पर कब्जा करो। इसको उन्होंने किया है। तो इन्होंने, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने वहां पर ये प्रपोजल भेजा है कि वो पाकिस्तान की सेना के द्वारा बांग्लादेश सेना को ट्रेनिंग देना चाहते हैं। और उन्होंने ऑलरेडी, उनके बहुत सीनियर ऑफिसर ने पाकिस्तान के ने यहाँ पर बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट पर जो आर्मी के हैं उनमें जाकर ऑलरेडी लेक्चर्स दिए हैं। तो वहां पर जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इस्लामिक कट्टरपंथ के द्वारा उसमें काफी बढ़ावा देते हैं, वो इस तरह वो कह रहे हैं बांग्लादेश की आर्मी को भी कि आप इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा दीजिए और उनको मदद दीजिए जहां भी वो होता है। बांग्लादेश में इस समय जो कुछ चल रहा है शिवदान जी, उसमें चाइना की क्या भूमिका नजर आती है आपको? देखिए, चाइना की भूमिका यह है कि चाइना इंडिया को डोमिनेट करना चाहता है और उसको कोई ऐसा चाहिए जैसे कि अमेरिका जगह जगह अपने गुर्गों से जो है इस तरह का काम करवाता है, दूसरे देश में वो करता है। तो वो महाशक्ति बन चुका है चीन, और वो इसी तरह का काम बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से कराना चाहता है कि वो, जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बांग्लादेश रोहिंग्याज को, जो वहां पर रोहिंग्या हैं, उनको हथियार सप्लाई कर रहे हैं और उनको आतंकवादी बनाने की उसमें है, और वो चाहते हैं कि रोहिंग्याज के द्वारा भारत पर हमले कराए जाएं। इसी प्रकार से पाकिस्तान जो जैसे जम्मू कश्मीर में कर रहा था, पंजाब में कर रहा था, वही काम चीन उसने करना चाहता है भारत में, और चीन का उद्देश्य भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करना है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ऐसा जगह है जो
चीन के उससे केवल वायु की हवाई दूरी देखें तो केवल 30 से 40 किलोमीटर हवाई दूरी है बीच में। वो एक आर्टिलरी गन भी फायर करेंगे तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में गिर सकता है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ऐसा नैरो कॉरिडोर है जिससे पूरे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए सड़क मार्ग जाता है। यदि उस कॉरिडोर पर कोई कब्जा कर लेगा तो इससे पूरे उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं भारत के मेन लैंड से कट ऑफ हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का उद्देश्य केवल यही है, चीन का, कि वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर ले और उसके भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर अपना कब्जा करे। या यूं कहा जाए कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के जरिए बांग्लादेश पे अप्रत्यक्ष तौर पर हुकूमत करना चाहता है या अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। इस तरह से उसने पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है सीपीसी के द्वारा और तरह तरह के उनको इंसेंटिव दे करके। इसी प्रकार से उसने कई देशों के साथ किया है। आपको याद होगा श्रीलंका में उन्होंने उनकी फाइनेंशियल मदद करके उनके इतने बड़े पोर्ट पर कब्जा कर लिया। ऑलरेडी बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट जो है उनका, उस पर चीन का कब्जा हो गया है। चीन ने उसको पोर्ट को विकास करने में मदद की है। श्रीलंका के हरमन टोटा पोर्ट की बात कर रहे हैं क्या? यस, उसका तो हो ही गया है, मगर बांग्लादेश में भी एक चिटगांव पोर्ट है। हाँ, चिटगांव पोर्ट को बनाने में चीन ने मदद की है। और अब चीन का जो वारशिप है, लड़ाई युद्ध का जहाज, वो चिटगांव पोर्ट पे हमेशा तैयार रहता है। इसलिए उस एक प्रकार से चिटगांव पोर्ट पर चीन का कब्जा हो चुका है। और भी जो उसके पोर्ट हैं उन पर भी चीन अपना धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। इस प्रकार से उसने बंगाल की खाड़ी में अपना प्रभुत्व जमा लिया है। और इसी तरह से वो जो जमीनी सीमाएं हैं उन पर भी इनके द्वारा कब्जा करके और भारत पर हमले कराना चाहता है। चाहे आप ग्वादर एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, वहां से भी वो अरब सागर को कंट्रोल करना चाहता है। तो चाइना की जो बिल्कुल यही है। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कब्जे में करके वो चाहता है कि जिस प्रकार से गवादर पोर्ट के लिए उसने एक सड़क बना ली है, उसी तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को भी कब्जे में करके वो एक ऐसा सड़क मार्ग स्थापित कर ले जिसके द्वारा उसका व्यापार विश्व में और भी एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कर्नल शिवदान सिंह जी। भारत और बांग्लादेश के बीच एक लंबी सीमा है, उस सीमा की सुरक्षा मुझे लगता है कि इस समय सबसे अहम मुद्दा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ राज्य हैं वहां से लोग अंदर की तरफ जो बांग्लादेशी हैं वो घुसकर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो हमारी बीएसएफ उस सीमा की चौकसी करती है जी, कटीले तार वहां लगे हुए हैं। कहीं कहीं पर कटीले तार नहीं है क्योंकि वो प्राकृतिक जो जैसे नदी है कोई या कोई और इस तरह का वो ऑब्स्टिकल है, तो उसमें प्राकृतिक नहीं लग पाए हैं। अभी सजेशन ये है कि यदि प्राकृतिक उसमें नहीं लगा पाए हैं तो उनको ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए जाने चाहिए, जिससे जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर की सीमा पर लगा रखे हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जब भी कोई अनऑथराइज प्रवेश होगा भारत के अंदर बांग्लादेशियों का, तो वो फौरन उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा नोटिस हो जाएगा और उन पर जो हमारी सेनाएं हैं वो एक्शन लेंगी और देश की अंतरराष्ट्रीय जो हमारे देश की पुलिस है आंतरिक व्यवस्था के लिए वो उसको ये एक बड़ा विषय है। और रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आपने बारीकी से बताया कि किस तरह से बांग्लादेश में कट्टरपंथ हावी हो रहा है, किस तरह से ना सिर्फ हिंदू महिलाओं पर